हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइकोलॉजी क्लास। देखिए, जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा है कि आज हम सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को स्टार्ट करें। और आज हमारा इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है, ठीक है, जो आपके रीट, सी टेट, एस टेट और एमपी टेट सब में आपको काम में आएगा। ठीक है, इसमें हम पहले प्रॉपरली कोर्स कराएंगे और कोर्स करवाने के बाद हम यहाँ पर आपके क्विज़ और मॉक टेस्ट भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरुआत करते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट के लिए। तो देखिए ज़रा, आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा की प्रकृति। ठीक है, तो शिक्षा की जो प्रकृति है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए ज़रा, यह शिक्षा की प्रकृति जैसा बताया गया है पहले से तरह से, यह एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है? एक तो आता है शिक्षक, एक शिक्षार्थी और इसका पाठ्यक्रम। ठीक है, इसकी आपस में अंतर्क्रिया होती है। मतलब शिक्षक जो होता है उसको शिक्षार्थी मिलता है, यानी शिक्षार्थी का मतलब बच्चा मिलता है। जो हम लोग जो होते हैं, जो जैसे हम रीड क्लियर करते हैं तो हमें 1st to 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना है। अगर लेवल 1 की बात करें तो, लेवल 2 की बात करें तो हमें क्या पढ़ाना है? 6 to 8 क्लास तक के बच्चों को। तो जो शिक्षार्थी है, मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो हमको जो मिलेंगे यहाँ पर, उनको हमें पाठ्यक्रम की बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है कभी कभी चेंज होता रहता है हमारे पास। जैसे कभी एनसीईआरटी की बुक लग जाती है, कभी आरबीएससी की बुक लग जाती है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे शिक्षार्थी का यानी कि छात्र का संपूर्ण विकास होगा, तभी तो वो पाठ्यक्रम काम में आएगा। तो इनके बीच में यही अंतर्क्रिया होती है कि शिक्षक क्लास में जाने के बाद पाठ्यक्रम बच्चों के हिसाब से सेट करता है कि उन्हें हम आज क्या पढ़ाएं, या पूरे साल भर में उन्हें हमें क्या पढ़ाना चाहिए। अगर वो शिक्षक अच्छे से इसको पढ़ा पाता है तो ही साल भर जो विद्यार्थी है वो अच्छे से उसकी जो शिक्षा है, मतलब उसका जो ज्ञान है वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आगे, शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो लाइफ टाइम चलती है। ये बात आप जानते हैं कि हमेशा जब बचपन में यानी कि एक कहें तो गर्भावस्था से, ठीक है, और आपके बाद जब बच्चा जो पैदा होता है तब माँ उसको सिखाना शुरू करती है, और बुढ़ापे में भी तक भी कई व्यक्ति सीखते रहते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ, या ऐसा मेरा मानना है कि जो शिक्षा है वो आपको हमेशा जीवन पर्यंत तक सीखना चाहिए। आपको जो सीखने की भूख है ना, वो होना ज़रूरी है। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं पूर्ण हूँ। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच लेता है कि मैं पूर्ण हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका अंत नज़दीक है। ये बात समझ लीजिए। तो जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहना चाहिए। आपको कहीं से भी कुछ भी मोटिव मिलता है, चीज़ आपको कहीं से, चाहे वो आपका छोटा हो या आपसे कोई बड़ा हो, ठीक है, जिससे भी आपको सीखने को मिले वो आप सीख सकते हैं। अब यहाँ पे जो ज्ञान होता है वो 2 प्रकार का होता है, यानी कि 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है औपचारिक और एक अनौपचारिक। मैंने आपको बताया था, जो हमें शिक्षा मिलती है क्लासरूम के अंदर वो तो होती है औपचारिक, और जो हम लोग बाहर सीखते हैं वो होती है अनौपचारिक। ठीक है, मेरा खुद का ये मानना है कि मैं कहीं भी जाता हूँ और मुझे कोई भी ऐसी बुक मिलती है जो मुझे पता है कि ये मुझे बहुत अच्छा ज्ञान देगी, मैं उसको तुरंत खरीद लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को भी करना चाहिए, जहाँ से भी ज्ञान मिले वो ज्ञान आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं कि एक उद्देश्यपूर्ण एवं व्यवस्थित प्रक्रिया। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण का मतलब देखिए ध्यान से, उद्देश्यपूर्ण क्या होता है। मान लेते हैं मैं आपको ये बात करता हूँ कि आप बैठे पढ़ने के लिए, और कोई भी वीडियो आपके यूट्यूब पे कई टीचर है पढ़ाते हैं, आपने कहा कि सर ने कहा था कि कहीं से भी सीखते रहना चाहिए,
और एक जो टीचर है वो नीट की तैयारी करा रहा था या फिर किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा था जो आपके रीट में काम में नहीं आने वाली, लेकिन आप तैयारी किसी कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं। तो रीट के लिए आपको वो काम में आने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको पढ़ने बैठ गए क्योंकि सर ने कहा है कि सीखना चाहिए। लेकिन सीखना कैसा चाहिए? उद्देश्यपूर्ण। ठीक है, उसका कोई उद्देश्य तो होना चाहिए कि आप जो सीख रहे हैं उसको आपको काम में आएगा, अभी काम में आएगा। ठीक है, जबकि नीट से आपका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप नीट को की तैयारी मतलब कि लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से नहीं पढ़ना है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया से पढ़ना है। ठीक है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया से पढ़ना है हमारे को। क्लियर? तो शिक्षा द्वारा व्यक्ति एवं समाज, आगे चलते हैं, तो दोनों का विकास होता है शिक्षा के द्वारा, व्यक्ति का भी और समाज का भी। कैसे होता है? आप ये बात पहले से भी जानते हैं कि बहुत पुराने ज़माने में बलि प्रथा थी, दास प्रथा थी। ठीक है, ऐसी कई प्रथाएं थी जिसका होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था, मतलब कि ऐसा गलत था या नहीं, बताओ आप? बिल्कुल गलत था। लोगों को बेचना और किसी सती कर देना, मतलब किसी का पति अगर मर जाता है तो उसको उसी के साथ में ही जला देना। तो ये प्रक्रियाएं पुराने विचारों की थी। ठीक है, उस समाज में शिक्षा की कमी थी। शिक्षा की कमी की वजह से ही तो समाज का उद्धार नहीं हुआ था, तभी तो बड़े बड़े उद्धारक आए थे। ठीक है, तो व्यक्ति जो है वो स्वयं और समाज दोनों का विकास जो है वो शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप ये चाहेंगे या आपको ऐसा करना भी चाहिए कि आपके द्वारा समाज का उद्धार हो। ठीक है, कई बार तो हम ऐसे सोचते हैं कि समाज में जो चल रहा है वो चलने देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, जैसा हो रहा है होने दे, मेरा काम तो निकल रहा है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। मैं सोचता हूँ कि जो शिक्षित व्यक्ति है वो अपनी शिक्षा के साथ साथ एक समाज का भी उद्धारक होता है। अगर वो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं अपने समाज के लिए कि जो लोगों का आर्थिक रूप से ना हो सके तो उनको प्यार से या फिर अच्छे से आप बोलचाल करेंगे तो ही समाज को लगेगा कि हाँ, ये व्यक्ति जो है शिक्षित है, और आपको देखकर कई लोग सीखेंगे। ठीक है, तो शिक्षा जो है समाज और व्यक्ति दोनों का विकास करती है। आगे चलते हैं, तो शिक्षा द्वारा संतुलित विकास को दिशा प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है। संतुलित विकास का मतलब होता है कि ऐसा विकास जो आपको किसी एक उद्देश्य की तरफ लेके जाता है। मतलब आप पढ़ाई में अच्छे हैं, ठीक है, आपको ज्ञान है, लेकिन आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप बड़ों से सीखेंगे, उसको अपने में उतारेंगे कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनने के लिए ये शिक्षा ग्रहण करनी है। अगर आपने को बनना है डॉक्टर और आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपको डॉक्टर बना देगी। तो संतुलित विकास की जरूरत होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है शिक्षा के उद्देश्य। तो शिक्षा के जो उद्देश्य है वो क्या क्या हैं? कई वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिक जो हुए थे, उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य बताए। तो सबसे पहला उद्देश्य है ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, तो ज्ञान प्रदान करना किसके लिए? बौद्धिक विकास के लिए ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, बौद्धिक विकास के लिए आपका जो बुद्धि है, बचपन में बुद्धि अलग होती है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे बुद्धि का विकास होता जाता है। तो ज्ञान प्रदान करने के लिए, ज्ञान का बौद्धिक विकास करने के लिए जो ज्ञान है वो बहुत आवश्यक है। आप सीखेंगे कैसे? आप सीखेंगे अपने आसपास वाले वातावरण से। ठीक है, अपने आसपास वाले वातावरण से सीखेंगे, आप उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है, जैसे आप शिक्षित नहीं हैं तो आपको पता ही नहीं है कि समाज में हो क्या रहा है। ठीक है, आपका बौद्धिक विकास आपकी उम्र के साथ बढ़ता है, लेकिन आपके आसपास होने वाले जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। ठीक है, इसीलिए बौद्धिक विकास के लिए ज्ञान आवश्यक है। आप ज्ञानियों के साथ बैठिए, आप बिल्कुल बात फिक्स है, आप ज्ञानवर्धक अगर बातें ग्रहण करनी है, अपने माइंड का विकास करना है, तो आपको क्या करना होगा? ज्ञानी जो लोग हैं उनके साथ बैठने से भी ज्ञान आता है। ठीक है, सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आता। ज्ञान जो आता है वो अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठकर उनसे वार्तालाप करने में भी आता है। नेक्स्ट है हमारे पास, जो ज्ञान हमें क्या देता है? व्यवसाय चुनने का उद्देश्य देता है।
ठीक है। व्यवसाय, जैसे हम बड़े होते हैं तो हम अपना क्या काम करेंगे, अपने कैरियर को आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसको चुनने का भी एक उद्देश्य देता है। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी करने के बाद आपने इसको लगता है कि मैं रीट की साथ साथ अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकता हूँ, मतलब फर्स्ट ग्रेड ही बन सकता हूँ, तो आपका उद्देश्य हुआ ना, क्योंकि आप शिक्षित हैं, ठीक है। तो वो चुनने का जो है काम भी कौन करता है, हमारे पास जो है व्यवसाय चुनने का भी करता है काम शिक्षा। इसके बाद हमारे पास आता है व्यक्तित्व का संतुलित विकास। जो व्यक्तित्व होता है, हम व्यक्तित्व के मतलब जानते हो, व्यक्तित्व होता है किसी भी व्यक्ति को देखकर ही बहुत ही, जैसे हम कह देते हैं कई बार कि देखिए वो व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना अच्छे से बात करता है, कितने अच्छे से उठता बैठता है, कई बार आपने देखा होगा। तो संतुलित विकास क्या होता है कि व्यक्ति को बात करने से पता चल जाता है कि वो कितना अच्छा पढ़ा लिखा है, उसके संस्कार कितने हैं, ठीक है। तो वही है व्यक्तित्व का संतुलित विकास। कई लोग तो क्या होते हैं कि कहीं जाते हैं, मान लो एक तरह शादी में भी जाते हैं खाना वाना खाने, तभी वहाँ पर बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं कि ना उनको खाने का ढंग होता है, अपने प्लेट में बहुत सारा भोजन भर लिया, चाहे वो सारा वो खाएंगे नहीं, ठीक है। और अगर खाएंगे भी तो खाने की भूख से भी ज़्यादा, जैसे वो बहुत दिनों से भूखे हों, ऐसा वो अपने प्लेट में भर लेते हैं। और उसके बाद वो आराम से मतलब कि उनका उद्देश्य ये होता है कि हाँ हमें खाना खाने जाना है, ठीक है। तो वो चीज़ आप सोचिए कि व्यक्तित्व का जो संतुलित विकास थोड़े ना है, उसको कोई देखेगा तो कहेगा कि क्या ऐसा गवार है ये, ठीक है। ऐसे तो ढोर खाते हैं, ढोर मतलब पशु खाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी जो है शिक्षा आवश्यक है। इसके बाद बात आती है पूर्ण जीवन का उद्देश्य, फुलफिल लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फुलफिल लाइफ क्या होता है, जैसे हर किसी का अपना उद्देश्य होता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति या कहें तो स्त्री या पुरुष हो, एक ये होता है, एक पुरुष का तो हमेशा ही रहा है कि मेरी अच्छी से नौकरी लग जाए, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करके नौकरी लग जाए, मेरी अच्छी घर में शादी हो जाए और अच्छे अच्छे बच्चे हो जाएं अपने, ठीक है, तो मेरी ज़िंदगी जो है पूर्ण हुई, मैं तो गंगा नहा लिया, ठीक है। ये होता है पूर्ण जीवन का उद्देश्य। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी आपको लगता है कि क्या यही उद्देश्य है? ऐसा नहीं होता। ये जो उद्देश्य प्रस्तुत किया गया था स्पेंसर के द्वारा, ठीक है, ये जो प्रस्तुत किया गया था स्पेंसर के द्वारा, उन्होंने 5 प्रक्रियाएं शामिल की है पूर्ण जीवन के लिए। आत्म संरक्षण, व्यवसाय का चुनाव, अपने घर के महत्वपूर्ण सदस्य होना, समाज में अपना योगदान देना तथा खाली समय का बेहतर प्रयोग करना, ठीक है। उन्होंने ये 5 प्रक्रियाएं बताई हैं। तो 5 प्रक्रियाओं में हमारे पास आपने देखा कि इन 5 प्रक्रियाओं में जो सबसे पहला है वो है आत्म संरक्षण। अब आत्म संरक्षण के बारे में, आत्म संरक्षण का मतलब होता है सेल्फ प्रिवेंशन, ठीक है, सेल्फ प्रिवेंशन यानी कि खुद की एक तरह से रक्षा करना। आप इतने काबिल हो जाओ कि स्वयं के हर प्रकार से रक्षा कर सको। अब आत्म संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई मार रहा है या मुझे मेरी जान को खतरा है, कोई मुझे मार देगा, ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी आत्म संरक्षण के बारे में। आत्म संरक्षण का मतलब है कि आपको धन से, ठीक है, और समाज से कोई वो नहीं है कि आपके पास जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त रूप से साधन है, ठीक है। जैसे मान लो कोई लेडी है, उसको नौकरी की सख्त आवश्यकता है कि जीने मरने का सवाल है, अगर नौकरी नहीं मिली तो उसका जीवन तबाह हो जाएगा, ऐसा मान सकते हैं। तो उसके लिए आत्मसम्मान या आत्म संरक्षण क्या है? नौकरी प्राप्त करना, ठीक है। नौकरी है आपके लिए तो वो एक से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी, उसके अंदर सेल्फ जो उसका रेस्पेक्ट है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो आत्म संरक्षण का मतलब ये है, 5 पूर्ण जीवन के लिए ये ज़रूरी है। अगर है व्यवसाय का चुनाव, जो भी आप पढ़ते हैं, करना चाहते हैं कैरियर का, वो चुनाव करते हैं, वो भी पूर्ण जीवन का उद्देश्य है। अगला आता है अपने घर के महत्वपूर्ण सदस्य होना। ये बात आजकल बहुत ही ज़्यादा, आजकल ही क्यों, हमेशा से चलता आ रहा है। चाहे कई रूल बदल जाते हैं, लेकिन ये जो नियम है या इसके अलावा साथ साथ कुछ नियम है वो कभी बदलते नहीं हैं। अपने घर का
महत्वपूर्ण सदस्य होना। सोचिए, आप तो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, बचपन से लेकर आज तक आपने कोई गलती नहीं करी, आप हमेशा अच्छे नंबर से पास होते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन आपका जो बड़ा भाई है वो बहुत ही शरारती है ना। मतलब वो सारे बुरे काम, गलत काम करता है और लेकिन कमाता है अच्छा, उसके पास खूब पैसा है, वो कमाता अच्छा है, तो घर के सारे व्यक्ति उसी के साथ रहेंगे, मतलब उसी की आवभगत से करेंगे। अगर उसने कुछ गलती कर दी तो वो भी माफ़ है, लेकिन आपसे क्या कहेंगे, तू दिन में करता क्या है ना। आप कहोगे मैं क्या करता हूँ, मैं तो पढ़ता हूँ, लेकिन आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। भले ही आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपकी कोई इज्जत नहीं है। तो यही चीज़ है कि अपने घर के महत्वपूर्ण सदस्य होना, ये भी जीवन का एक पूर्णतः उद्देश्य है। और आजकल वही महत्वपूर्ण सदस्य है घर का जो पैसे कमा के लाता है। ठीक है, ये सत्य है, इसको आपको मानना पड़ेगा, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपका घर में कोई भी नहीं सत्कार करेगा, कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा जब तक आपके पास नौकरी नहीं है, जब तक आप पैसा नहीं लाते। नौकरी भले ही आप व्यवसाय करते हो, अलग से कोई दूसरा करते हो, ज़रूरी नहीं है कि नौकरी कर रहे हैं, लेकिन पैसा कमा के आप घर में लाते हो, उस घर के वालों को आर्थिक रूप से सहयोग देते हो, तो आपका घर के महत्वपूर्ण सदस्य हो। ठीक है, आगे क्या है, समाज में अपना योगदान देना। अब आप पढ़ लिखे अच्छे नौजवान हैं, अच्छे शिक्षित हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज के प्रति आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उसका उत्थान करें, उसके बारे में सोचें, अपने समाज के बारे में सोचें। मान लो हमारे यहाँ तो बहुत सारे जातियों में बटे हुए हैं लोग, लेकिन अगर ये चीज़ हम देखें तो जातियों में अपनी जाति लगा लो, तो अपनी जाति समाज के लिए भी आप जो बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते उनको पढ़ाइए। ठीक है, कुछ ऐसा दान कर दीजिए ज़रूरतमंदों को, तो ये भी क्या है, समाज के लिए अपना योगदान है। और सबसे आगे है खाली समय का बेहतर प्रयोग करना। आपके पास खाली समय है, ठीक है, तो खाली समय में उसका फालतू का यूज़ नहीं करें। जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो खाली समय मिलता है तो हम सोचते हैं कि चलो यार क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस चीज़ का बेहतर प्रयोग जिसने कर लिया वो व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है। ठीक है, तो खाली समय का हमेशा बेहतर प्रयोग करना चाहिए। अगला है चरित्र निर्माण, और जिसे हम बताया था जॉन डीवी ने, चरित्र निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है व्यक्तिगत उद्देश्य, यानी कि स्वयं का विकास करना, और सामाजिक उद्देश्य। ठीक है, ये सब नियम जो बताए हैं, 5 नियम तो ये वाले हैं, हमारी 5 क्रियाएं ये हैं पूर्ण उद्देश्य वाली, 4 हुई थी, उसके बाद 5 से 7 नंबर ये हो गए। ठीक है, इसके बाद आता है मनोविज्ञान का अर्थ। तो मनोविज्ञान कौन सी शाखा से आया है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मनोविज्ञान जो है बहुत पुरानी, ऐसा नहीं है कि अभी से शुरू हुआ है। हम पढ़ते हैं कि 16वीं शताब्दी से इसका विकास हुआ था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे बताइए 16वीं शताब्दी का अर्थ क्या होता है। 16वीं शताब्दी का अर्थ होता है 1500 से और 1599 तक। ठीक है, 16वीं शताब्दी मतलब 16 से 100 से नहीं होता, 1500 से 1599 तक होता है। ऐसे अब चल रही है 21वीं शताब्दी, क्योंकि 2000 से और 2099 तक क्या होगी, 21वीं शताब्दी होगी। ठीक है, तो मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता है। पहले दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्री थे हमारे पास। सबसे पुराने कौन से थे, डेमोक्रेट्स के बाद कौन थे, सुकरात के बाद प्लेटो, और उसके बाद अरस्तु, और फिर सिकंदर। ठीक है, लेकिन ये हुए थे ईसा पूर्व, यानी कि बहुत ही साल पहले, लगभग आज से 2500 साल पहले, क्योंकि 372 ईसा पूर्व, ठीक है, 372 ईसा पूर्व था हमारे अरस्तु जब की डेथ हुई थी, तो 372 ईसा पूर्व थी। और अरस्तु के बाद बहुत ही लंबे समय तक जो मनोविज्ञान है वो गर्त में रहा था। तो सोचिए 372 प्लस कर दीजिए कहाँ पर, 20 आज का चल रहा है 2021 372 प्लस कर दें तो लगभग 2500 साल हो गए, 2400 कुछ ईयर हो गए। ठीक है, तो
उसके बाद ये स्वतंत्र रूप में आया, बाद में यह एक स्वतंत्र रूप के विषय रूप में आया, लेकिन पहले ये जो शाखा थी वो मनोविज्ञान की शाखा थी, दर्शन शास्त्र। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि क्या होता था उस टाइम, जैसे हम लगा लें तो बीच में यानी कि पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी, ऐसे करते करते बहुत ही लंबा समय, अब तक 16वीं शताब्दी तक का जो समय था उसमें कोई भी मनोवैज्ञानिक सामने नहीं आया। तो उस टाइम होता था पॉप का राज्य, या फिर उस टाइम ऐसे लोग का राज्य होता था कि जिसने जो कह दिया वो सत्य है, जिसने जो कह दिया वो सत्य है। मान लो मैं किसी भी व्यक्ति के पास गया, उनसे मैंने कहा कि मुझे शराब पीना अच्छा लगता है, जब मैं शराब पीता हूँ तो मुझे बताइए छोड़ूँ या ना छोड़ूँ। तो वो कहता है कि आपको शराब पीना अच्छा लगता है। ये राय देने के वो पैसे लेते थे, ठीक है, लेकिन वो हमसे पूछते थे कि आपको शराब पीना अच्छा लगता है। मैं कहता हाँ अच्छा लगता है। तो कह देंगे हाँ बिल्कुल शराब पीना अच्छा होता है, इससे बढ़िया मतलब कि माइंड जो है टेंशन फ्री रहता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझसे कहूँ कि शराब पीने से मुझे बहुत ही दुख फील होता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसी को उल्टा करके बोल देगा ठीक है बिल्कुल शराब पीना बिल्कुल बुरा है, आपको छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो उनका कोई एक फिक्स नियम नहीं था। जो कि हम कहते हैं कि जो ज्ञान होता है वो यूनिवर्सल होता है। ठीक है, ज्ञान ऐसा नहीं है कि किसने जो कहा वही बात मान ली जाए। लेकिन उस टाइम जब पहली सदी से लेकर और 16वीं ईस्वी तक भी ये सब ऐसा ही था, बिल्कुल ही ऐसा था कि कोई जिसने जो बात कही वो बात ही सत्य हो गई। किसी का कोई भी एक यूनिवर्सल जो हम कहते हैं ज्ञान नहीं था। ठीक है, और फिर जो पॉप होते थे, पॉप जब जानते हो पादरी जिसे ईसाई में, वो सर्वे सर्वा थे। वो तो क्या करते थे कि सर्टिफिकेट देते थे स्वर्ग जाने के। ठीक है, आपने कितने पाप किए हैं? 50 पाप किए हैं। ठीक है जी, $1 पाप के $100, लो जी 5,000 डॉलर लो, सर्टिफिकेट लो, आपके सारे पाप धुल गए और आप जाइए। ठीक है, ऐसा होता था पहले। अब बात हम करते हैं एबिंगहास। इसके जो डेफिनेशन दी है कुछ, उसने दी है साफ साफ, देखो कितना अच्छा बोला है कि मनोविज्ञान का भूतकाल अत्यंत लंबा है परंतु इतिहास काफ़ी छोटा है। ठीक है, गैरेट के अनुसार, क्योंकि तो गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों साइकी प्लस लोगस से मिलके बनी है। ठीक है, देखिए साइकोलॉजी जो है ना वो किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, लेकिन ये 2 ग्रीक भाषाओं से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? 2 ग्रीक भाषाओं से मिलके बना है, साइकी प्लस लोगस। ठीक है, अगर खाली आता है कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो वो आप बिल्कुल बताएंगे कि वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो साइकी यानी कि आत्मा, और लोगस का मतलब आत्मा का अध्ययन। ठीक है, अध्ययन करना होता है। लोगस का मतलब यानी कि स्टडी ऑफ द सोल, आत्मा का अध्ययन। तो हमारे पास जो आत्मा का अध्ययन है वो मुख्यतः ग्रीक दार्शनिक थे हमारे पास, जो सबसे पुराने 16वीं शताब्दी में एक बात कही गई थी कि दोबारा से उठ के आए ना, दोबारा से भाई, तब से सब गायब हो गए थे। 372 BC यानी कि ईसा पूर्व में तो अरस्तु की डेथ हो गई थी, और उससे पहले कौन थे? डेमोक्रेट्स से। ठीक है, प्लेटो उससे पहले थे। ठीक है, लेकिन अब 16वीं शताब्दी में कौन ऐसा व्यक्ति आएगा जो ये आपको बताएगा कि मनोविज्ञान कोई एक विज्ञान है, एक ऐसा आपके पास भाषा है जिसको आप सीख सकते हैं? तो वो थे डेकार्ते। यहाँ लिखा हुआ है डेकार्ते। ठीक है, डेकार्ते जो है उन्होंने बताया कि हाँ कुछ जो है इस प्रकार से मन का, आत्मा का जो अध्ययन हम करते हैं, आत्मा अंदर, ठीक है, उसका जो अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, लेकिन आत्मा की हम व्याख्या नहीं कर सकते। आत्मा की हम व्याख्या बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आत्मा की व्याख्या? क्योंकि बाकी सब लोगों ने कहा कि आत्मा होती क्या है, आत्मा कभी किसी ने देखी है क्या? आत्मा तो किसी ने देखी नहीं है, कोई मूर्त रूप में थोड़े ना है। भाई आप कहते हैं कि गाय हैं, भाई बिल्कुल गाय का चित्र दिमाग में आ जाता है, गाय देखी है। आप कहते हैं भाई कोई साइकिल है, कोई हवाई जहाज़ है, बिल्कुल जी उसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा तो ना किसी ने देखी है, ना कुछ पता है कि आत्मा का रूप क्या होता है, रंग क्या होता है। कभी देखा गया है क्या? बिल्कुल नहीं देखा गया। तो इस हिसाब से हमारे पास
जो आत्मा का अध्ययन व्याख्या नहीं कर सकते थे, तो आत्मा का जो अध्ययन है वो उस टाइम बिल्कुल भी ये चीज़ को नकार दिया गया कि नहीं जी, मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा का अध्ययन करना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यानी कि साइकी का जो अर्थ आत्मा है उसको नकार दिया गया। उसके बाद आया आत्मा के बाद मन का अध्ययन, मन का विज्ञान है ये। मनोविज्ञान में वैसे भी मनोविज्ञान आ रहा है, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि बिल्कुल विलियम सिली, ठीक है, सब ने कहा कि साइकी का अर्थ होता है मन। जैसे मन जो कहता है वो हम काम करते हैं, तो इस विचार को भी नकार दिया गया। उसके बाद बात आई चेतना, ठीक है, यानी कि कॉन्शियसनेस, जो हम अपने दिमाग में अब काम कर रहे हैं, ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ तो इस सब क्या है, चेतना अवस्था है। ठीक है, लेकिन लोगों ने कहा कि चेतना अवस्था जो होती है, सिगमंड फ्रायड जो थे, चेतना अवस्था तो सिर्फ 1/10 भाग होती है, और अचेतना अवस्था होती है कितनी, 9/10 भाग। तो इसको भी हम नहीं मान सकते। फिर धीरे धीरे करके जो ये आज के युग में जो हम बात करेंगे मनोविज्ञान की, वो है व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इतना ही रखते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो आप हमसे बात करिए, आपको एक एक चीज़ के बारे में फुल नॉलेज दी जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस नोट्स को आप खुद अपने हाथ से बना कर लिख सकते हैं, बहुत ही शानदार नोट्स हैं ये, ऑथेंटिक बुक में से नोट्स मैं बना रहा हूँ इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।